और बस बस ठीक है। अभी 58 स्टूडेंट्स हैं, तो अब ये देखो, ये स्टूडेंट है, ये तो मेरी आवाज नहीं दे रही है, ये जो मिस्टर चिप्स था। ये मिस्टर चिप्स जो है, ये करना ना जरा अपने आप को ऑन, अपने आप को अनम्यूट करना जरा। कहाँ हो आप? 1 मिनट ढूंढने दो मुझे आपको। ये मिस्टर चिप्स जो है, 1 मिनट मिस्टर, ये इसका नाम क्या था, स्टूडेंट इसका नाम रखा था। ये करना अपने आप को अनम्यूट। आपको अपने आप को अनम्यूट करो ना आप जरा। हेलो। कोई सुनता नहीं पिया की या की नहीं है। चलो, रहे तो फिर रहे। अब स्टूडेंट फिर स्टार्ट करें। अगर स्टार्ट करें तो काइंडली मुझे स्टार्ट करने के लिए कह दें। ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। मेरा ख्याल है आज स्टूडेंट्स आने ही इतने हैं। जिन्होंने पढ़ना है वो अपने लिए पढ़ेंगे, कौन सा हमारे लिए पढ़ना है। बस करें, बस करें, बस करें, ज्यादा ना फिर हम शो करें। ये आपने ना एक जरा ये देखना है, ये वाली चीज देखो जरा सब लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्रीली रोटेट कर रहा है। ये आप अगर देख सकते हो तो ये ना, जैसे हमने पढ़ा था, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। एक कार्बन के साथ आप समझ लो 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल लगा हुआ है। इस वाली कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। इसका मिथाइल भी ग्रीन से और हाइड्रोजन वाइट से शो किए गए हैं। और दोनों कार्बन के दरमियान जो है कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। अगर हम एक कार्बन के न्यूक्लियस को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करें, तो ये जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट हो सकता है। और इससे जो है हमारे पास है मुख्तलिफ तरह की कन्फर्मेशन आती हैं। जैसे जिस तरह आपने पढ़ा था, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स्ड है, पार्शली स्टैगर्ड है, पार्शली एक्लिप्स्ड है, मूव स्टैगर्ड पढ़ा था आपने। ठीक है, इस तरह करके आपने कन्फर्मेशन जो है वो पढ़ ली हुई हैं। अगर हम एक कार्बन के न्यूक्लियस को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करें, तो पहले भी जो बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के इन बिटवीन थे। जब हम एक को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करेंगे ना न्यूक्लियस को, तभी वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के इन बिटवीन ही रहना है। यानी ये कार्बन का न्यूक्लियस समझ लें, ये दूसरी कार्बन का न्यूक्लियस समझ लें। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बॉन्ड रोटेट होने से ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, और इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्रीली रोटेट हो सकता है। लेकिन आप इस डबल बॉन्ड को देखो, तो डबल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप एक को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करोगे, तो डबल बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन अलाउ नहीं करता। अब जो है, अगर आप देखो कि डबल बॉन्ड बनता कैसे है, आप लोग ये जो जानते हो कि डबल बॉन्ड जो है वो पी ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैप से बनता है। जैसे अगर हम कर लेंगे, ये हमारे पास जो है, 1 मिनट ज़रा, लेट्स से ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 2 कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ डबल बॉन्डेड हैं। ये हमारे पास जो है हेड टू हेड ओवरलैप है, और ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स का पैरेलल ओवरलैप है। यानी ये हमारे पास कार्बन का अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल इस कार्बन के अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल है।
अब अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल एग्जैक्ट पैरेलल हैं तो पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम जो है इस कार्बन के पी और या इसके न्यूक्लियस को फिक्स रख के इसको अगर रोटेट करने की कोशिश करें तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे बल्कि पैरेलल सॉरी पैरेलल नहीं रहेंगे बल्कि परपेंडिकुलर आ जाएंगे। और जब ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर आएंगे तो इनका जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे पास जो है ए कार्बन का पी ऑर्बिटल है, ये दूसरी कार्बन का पी ऑर्बिटल है। अभी ये दोनों पी ऑर्बिटल हैं वो एग्जैक्ट पैरेलल हैं और पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम जो है एक कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है उसको ऐसे रहने देते हैं और दूसरे कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है उसे रोटेट करते हैं, तो जैसे ही हम इसे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये वाला जो पी ऑर्बिटल होगा वो इस पी ऑर्बिटल के साथ जो है, या ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा और पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक, अगर आपने दोबारा पाई बॉन्ड बनाना है तो आपको उसको 180 डिग्री तक रोटेट करना पड़ेगा, यानी ये वाला जो ऊपर वाला लूप ऐसे नीचे करना पड़ेगा, नीचे वाले लूप को ऊपर करना पड़ेगा, यानी उसे टोटल ऑपोजिट घुमाना पड़ेगा। और दोबारा जब दोबारा या 180 डिग्री पे रोटेशन होगी तो फिर जो है ये दोबारा पी ऑर्बिटल एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे और दोबारा पाई बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने डबल बॉन्ड आपने रोटेट करवाना है तो आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ना है, आपको उसमें से पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ना है। पहले पाई बॉन्ड कब टूटेगा, जब ये जो हमारे पास रोटेशन है ये 90 डिग्री पे पहुंचेगी। और दोबारा पाई बॉन्ड कब बनना है, जब ये रोटेशन जो है 180 डिग्री तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये शायद यहाँ पर शो किया गया है सही वाला कि ये दो जो हैं, एक मिनट ज़रा, ये अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा मजीद इसको क्लियर करके देखना चाहें, अगर ये दो पी ऑर्बिटल एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम एक को कर दें फिक्स और एक को कर लें रोटेट, अब यहाँ पर क्या है, ये वाला पीछे वाला जो है वो फिक्स है, पीछे वाला ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये जो सामने वाला था ये वाला, इसको हमने रोटेट कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे के आगे पैरेलल। अब यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड हो गया ब्रेक। अगर आपने दोबारा पाई बॉन्ड बनाना है, यानी ये आप देख सकते हैं कि इस तरह है, ये वाला इस तरह पड़ा हुआ है और ये वाला बिल्कुल इसके जो लूब्स हैं वो आगे पीछे आ गए। अब अगर आपने दोबारा इसको करना है तो 180 डिग्री तक उसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि दोबारा जो है ये इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाए और पाई बॉन्ड जो है वो बन जाए। नहीं है कि डबल बॉन्ड जो है उसकी रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्रीली रोटेट हो सकता है। ये जो बात है ना आपने सेकंड ईयर में लास्ट टॉपिक में पढ़ी हुई है, वहां पर आपने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है उसमें होता क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम सिर्फ ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज दिस ट्रांस आइसोमेरिज्म रिजल्ट फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, यानी कि जो रोटेशन है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, रोटेशन में रुकावट होती है अबाउट अ डबल बॉन्ड और अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इन अ साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपने ये वाला जो है जो डबल बॉन्ड में उसमें जो फ्री रोटेशन जो है वो जो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, इसको आपने देखा कि कैसे रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है। और इसमें मैंने आपको बताया कि हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है, दोनों कार्बन। ठीक है, हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। अगर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल होंगे तो पाई बॉन्ड बना होगा। और अगर आप एक कार्बन के न्यूक्लियस को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करें तो जब पी ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे 90 डिग्री रोटेशन पे, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और पाई बॉन्ड दोबारा कब बनेगा, जब आप 180 डिग्री तक रोटेशन करेंगे तो दोबारा पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसमें भी जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब इसका मतलब अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये इजिली रोटेट नहीं कर सकती। ठीक है, इनमें जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इस कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ जो है आइडेंटिकल ग्रुप स्पेस में एक तरफ हो, इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर।
अगर हम जो है इस कंपाउंड को इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें इसे क्या करना पड़ना है, इसे हमने हीट हीट करना पड़ना है। जब हीट करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले जो यहाँ पर दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल, जब हम इसे हीट करेंगे तो एक कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा वो रोटेट कर जाएगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले जो है मतलब जो है 90 डिग्री रोटेशन पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब दोबारा 180 डिग्री पर मतलब जो है वो बॉन्ड रोटेट होके पहुंचेगा, तो जिससे कि हमने क्या किया है, हमने इस वाले को एज इट इज रहने दिया है, ये वाला जो है कार्बन को हमने रोटेट नहीं करवाया। इसका कार्बोक्सिल इधर ही है, हाइड्रोजन इधर ही है पहले की तरह, लेकिन इसका रोटेट करके ऑपोजिट चला गया। अब कार्बोक्सिल इसका इधर आ गया, हाइड्रोजन इसका इधर आ गया। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप से एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हों तो इस आइसोमर को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो एक तरफ हो तो इसे हम बोलते हैं सिस आइसोमर। तो ये बेसिकली मैलिक एसिड जो है ये सिस कंपाउंड है, और जो फ्यूमेरिक एसिड है ये ट्रांस कंपाउंड है। आपको मैलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ना है, हीट करना पड़ना है। रूम टेम्परेचर पे जो है ये मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में या फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना ये फ्रीली रोटेट नहीं करता। रूम टेम्परेचर पे ये रोटेशन ही होगी, आपको ये रोटेशन करानी पड़नी है, आपको ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कराना पड़ना है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो स्पेस में एक तरफ हो देन इट इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर, इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो आप लोगों को सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर के बारे में पता होना चाहिए कि सिस आइसोमर कौन सा होता है और ट्रांस आइसोमर जो है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हमें कैसे पता चलना है कि सिस आइसोमर कौन सा है, ट्रांस आइसोमर कौन सा है, इसको तो हम जो है वो डिटर्मिनेशन बाद में करेंगे कि हमें कैसे पता लगना है कि सिस आइसोमर कौन सा है, ट्रांस आइसोमर कौन सा है। इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने इनकी नोमेनक्लेचर देख लिया कि हम कब सिस आइसोमर बोलेंगे, कब ट्रांस आइसोमर बोलेंगे, या हमने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को हमने नाम कैसे देना है। आपको बात पता चल रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक मिनट बच्चे। जी बच्चे। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली ना मैंने ये पूछना था कि जो आपने मतलब 90 डिग्री का और 180 डिग्री का बोला कि मतलब जब एक सिंगल डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड जो है वो 90 डिग्री पे होता है, वो तो ठीक है, लेकिन जब हम दोबारा डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसको टोटल कितना एंगल मतलब रोटेट कितना करते हैं, 180 टोटल करते हैं या फिर 90 करके वो 180 पे आ जाता है? बेटा ऐसे है, एक मिनट। ऐसे है कि ये फॉर एग्जांपल एक पी ऑर्बिटल है, जी सर। एक ये वाला पी ऑर्बिटल है। अभी ये जी जी। दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के एग्जैक्ट क्या हैं, पैरेलल। पैरेलल हैं, जी। तो पाई बॉन्ड बना हुआ है। जी अगर सर। आप एक को ऐसे रहने दो जी। और एक को आप क्या कर लो, घुमा दो, 90 डिग्री पे। इसको इस तरह 90 डिग्री पे घुमाना है आपने। जी। अब मैं इसको बोर्ड पे तो नहीं ऐसे बना सकता, अगर मुझे कलर और मिल जाए तो नहीं शायद नहीं मैं सर, बना सकूं। वो तो मुझे समझ आ गई कि 90 एक डिग्री पे मिनट। रोटेट किया। हाँ, रूट 90 डिग्री पे रोटेट करने से बॉन्ड हो गया ब्रेक। जी। अब जब आपने इसको कितना किया, 180 90 डिग्री पे डिग्री। रोटेट किया टोटल आपने, 180 डिग्री पे, यानी आप इन दोनों को ऐसे समझ लो कि ये वाला जो है, ओहो, ये वाला आप समझ लो कि दो लूप है ना इसके, एक जी लूप इसको सर। हम बोल्ड कर लेते हैं और एक लूप जो है ब्लैंक है। जी। जब हम इसको इस तरह रोटेट कर देंगे कि ये बोल्ड वाला, जी सर। सॉरी, बोल्ड वाला कहाँ भेजना था, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना था। ओहो, अच्छा, नीचे कर रोटेट तो दिया। हो गया, अब 180 डिग्री पे रोटेट। सर अब टोटल टोटल 180 180 डिग्री पे किया है रोटेशन ना? हो गया, पहले दोबारा 90। बॉन्ड 180 पे जाके बनना है। पहले 90 पे किया तो बॉन्ड टूटा। जी, फिर 90 घुमाया तो टोटल 180 हो गई और वो ब्रेक हाँ बॉन्ड जो है वो दोबारा बन गया, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, ऐसे ही है। जी, ओके सर। और सर एक बात और पूछनी थी कि सिस ज्यादा स्टेबल होता है या ट्रांस?
अभी हम देखेंगे कि सिस स्टेबल है या ट्रांस स्टेबल है, ओके अभी सर। वो सारा आ जाएगा। ओके आज सर। हमने ये मुका देना है। सही है सर। थैंक यू सर। और जो लोग ना अपनी ये देखो, आप लोगों को ना यहाँ पर नजर आ रहा होगा नीचे ऑप्शन स्टार्ट वीडियो, आप अपनी वीडियो को ऑफ कर दें, जितने भी स्टूडेंट्स की वीडियो चल रही है, क्योंकि बेसिक हमारा पर्पस यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों की म्यूट हो, सिर्फ आप लोगों की ऑडियो जो है वो सिर्फ उस टाइम पे आए जिस टाइम पे कोई क्वेश्चन हो, या फजूल में आप लोग जो है वो ना ही बोलना है, ना ही जो है वो कोई मैसेज वगैरह करना है। तो मेरी आवाज जो है वो सब लोगों को सही आ रही है ना, कोई आवाज का इशू तो नहीं है? अब बता दें। यस, ओके ओके, बस ठीक है, 2 बंदों ने बता दिया, बस सही है। अब हम देखते हैं सिस आइसोमर कब हम बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर कब बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप जो हैं वो स्पेस में एक तरफ हो तो सिस आइसोमर होता है, और आइडेंटिकल ग्रुप से अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ये हमारे पास 2 ब्यूटीन है, दोनों मिथाइल एक तरफ हैं तो सिस है, दोनों मिथाइल ऑपोजिट में तो ट्रांस है। सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करने के लिए हमें बॉन्ड को टोटल 180 डिग्री तक रोटेट करना पड़ता है, जो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप देखो 1,2 डाइक्लोरो इथेन है, इथीन है, तो दोनों क्लोरो जो है स्पेस में एक तरफ है तो सिस है, यहाँ पर दोनों क्लोरो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ट्रांस है। ये हमारे पास जो है ना ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब साइक्लिक कंपाउंड में आप फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, मतलब आप रिंग की फ्री रोटेशन नहीं कर सकते। अगर आप रिंग रोटेट करेंगे तो रिंग जो है वो बीघा चीबा हो जाएगा। रिंग जो है वो तभी रिंग होगा ना जब साल के तौर पर, यहाँ पर फ्री रोटेशन आप कह लें कि रिंग में पॉसिबल नहीं है। रिंग में जो है वो ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यहाँ पर दोनों मिथाइल जो हैं ऊपर की तरफ है, वैसे ये वाला मिथाइल 1 पे लगा हुआ है, ये वाला मिथाइल 4 पे, तो टोटल है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि दोनों मिथाइल एक तरफ है तो सिस है। यहाँ पर दोनों मिथाइल जो है वो दूसरे के ऑपोजिट ट्रांस है। अच्छा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हम तब बोल सकते हैं जब ये दोनों लगे हुए ग्रुप सेम हो। अब मिसाल के तौर पर कार्बन के साथ जो है इधर मिथाइल हो तो कार्बन के इधर भी मिथाइल होना चाहिए, कार्बन के इधर इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, एक ब्रोमाइड, इधर हाइड्रोजन और इधर क्लोराइड। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रांस नहीं बोल सकते। यहाँ पर आप देखो कार्बन के साथ जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, यहाँ पर कार्बन के साथ फिनाइल लगा हुआ है C6H, और इधर जो है मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पर भी सिर्फ ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं बोल सकते। और यहाँ पर भी आप देख लें कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इधर जो है C6H5 है और यहाँ C2H5 है। तो ये जो है हम इसको सिर्फ ट्रांस इस तरह के कंपाउंड्स को नहीं बोल सकते। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर भी है, तो इनको नाम देने के लिए जो नोमेनक्लेचर यूज की जाती है दैट इज E&Z नोमेनक्लेचर। एक बात आप लोगों को और पता होनी चाहिए कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में जो दोनों कार्बन्स हैं उनके साथ लगे हुए ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इधर क्लोरो है, इधर दूसरा ग्रुप जो है वो कोई और होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन। अगर इधर जो है मिसाल के तौर पर क्लोरो लगा हुआ है तो इधर हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी इस कार्बन के साथ भी लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हो और इस कार्बन के साथ लगे हुए भी दोनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हो। अगर हम कहते हैं कि इस कार्बन के साथ दोनों लगे हुए ग्रुप सेम है, जैसे इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, दूसरा भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आप इसको सिर्फ ट्रांस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करके दोबारा मतलब इस हाइड्रोजन को ऊपर भेज देते हैं और इस वाले हाइड्रोजन को नीचे ले आते हैं, तो मतलब पहले क्लोराइड के सामने हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन था, रोटेशन के बाद भी क्या हुआ है, क्लोराइड के सामने हाइड्रोजन ही आया और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आया। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टर तो है, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होगी जब कार्बन के साथ लगे हुए दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो 1 ब्यूटीन में नहीं होती, 2 ब्यूटीन में होती है। 2 ब्यूटीन में यहाँ पर आप देखो कि कार्बन के साथ लगे हुए दोनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं दोनों कार्बन के साथ। लेकिन अगर हम 1 ब्यूटीन देखें, 1 ब्यूटीन में क्या होगा, ये हमारे पास जो है एक कार्बन के साथ जो है इथाइल होगा और एक हाइड्रोजन होगा, और दूसरी कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन होंगे।
ये 1 ब्यूटीन में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, जो 2 ब्यूटीन में पॉसिबल है। तो अगर हम जो है वो ई एंड जी नोमेनक्लेचर देखें, ई एंड जी नोमेनक्लेचर में ना जो ई वर्ड है ये जर्मन वर्ड से निकला है एंटीजन से, एंटीजन, ठीक है। और एंटीजन का मीनिंग क्या है? ऑपोजिट। और जो जी वर्ड है ये जर्मन मन, लेकिन मन नहीं बोलना, आपने सुजामन बोलना है। जो जू होगा ये सू की आवाज निकालेगा और जो सू होगा ये जू की आवाज निकालेगा। इसको आपने जुसामन नहीं कहना है, सुजामन कहना है। ये जर्मन में ऐसे ही है कि आप इसको सुजामन बोलोगे, सुजामन। सुजामन मीन टुगेदर, यानी कि जो जी वर्ड है ये किसके लिए है? जो जी है इसका मतलब टुगेदर है, यानी इसको आप कह लोगे सीज। और जो एंटीजन है ये बेसिकली ट्रांस के लिए आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने इस कार्बन के साथ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। आपने ना इनको प्रायोरिटी असाइन करनी है। यहाँ पर आपको ना डिफरेंट, ये आपको लिस्ट नजर आ रही होगी ये वाली, मतलब आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, टर्शियरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, मिथाइल, कार्बोक्सल, एस्टर, कार्बोक्सल, अमाइड, ये वाला हमारे पास है कीटोन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इस तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये ग्रुप्स की पूरी लिस्ट है। ये वैसे जो ये लिस्ट कैसे बनाई गई है, ये इसके बारे में जो डिटेल है आपने एक से दो लेक्चर के बाद आपने वो रूल्स पढ़ने हैं, वो रूल्स हम उधर डिस्कस करेंगे। ये बहरहाल जो है लिस्ट, इसको आप जो है वो एक दफ़ा थोड़ा सा ऐसे ही मेमोराइज कर लें कि जो ग्रुप जो है वो लिस्ट में पहले आ रहा है, ठीक है, इसको आप जो है वो टॉप प्रायोरिटी दोगे। इनमें आपने आयोडाइड को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और हाइड्राइड को सबसे बाद प्रायोरिटी देनी है। और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स में अगर हम देखें तो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप की सबसे पहले प्रायोरिटी होगी और मिथाइल की सबसे बाद वाली। और अगर आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव देखें इस या कार्बोनिल कंपाउंड्स के, उसमें एस्टर की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी और फॉर्मेल्डिहाइड की सबसे कम प्रायोरिटी होगी। और अगर आप ग्रुप्स देखें तो ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम प्रायोरिटी। तो यहाँ पर आपने कार्बन के साथ लगे हुए दोनों ग्रुप्स को अपने प्रायोरिटी असाइन करनी है, ठीक है। ये वैसे ये जो लिस्ट बनाई गई है ये एटॉमिक मास की बुनियाद पे, यानी जिस एटम का एटॉमिक मास सबसे हाई है उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी, और जिसका एटॉमिक मास सबसे लो है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। यानी जिस एटम का एटॉमिक मास सबसे हाई है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, जिसका एटॉमिक मास कम है उसकी प्रायोरिटी कम। और ये बात आपने याद रखनी है, अगर पहला एटम जो है वो जुड़ा हुआ सेम हो तो फिर आपने नेक्स्ट दूसरे एटम पे फोकस करना है। फर्दर जो डिटेल होगी वो हम जो है वो मैंने आपको बताया कल या परसों जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें आ जाएगी। अब आपने ना इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप जो डिफरेंट लगे हुए हैं उनको प्रायोरिटी असाइन करनी है। जो लिस्ट में पहले आ रहा है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, दूसरे की बाद में। इस तरह आपने भी इसको जो लिस्ट में पहले आ रहा होगा उसको पहली प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी देनी है, अगले को बाद में। इस तरह अगर जो 1-1 है यानी टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएं, जैसे आप कहेंगे ई का मतलब होता है एंटीजन, मतलब ऑपोजिट। और अगर जो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो एक तरफ आ जाएं तो इसे हम कहेंगे सुजामन, या मतलब जो है वो सेम साइड पे टुगेदर। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के जरिए देख लेते हैं। अगर आप इस कंपाउंड में देखें, इसमें एक आयोडाइड लगा हुआ है, एक ब्रोमाइड लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ एक क्लोराइड लगा हुआ है, एक फ्लोराइड लगा हुआ है। यहाँ पर जो बल्कि है ना, जो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप है वो आयोडाइड है। आयोडाइड की फर्स्ट प्रायोरिटी और ब्रोमाइड की दूसरी प्रायोरिटी। यानी इस कार्बन के साथ देखो कि लिस्ट में कौन सा पहले आ रहा है? आयोडाइड पहले आ रहा है। लिस्ट में आयोडाइड पहले आता है ना, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडाइड वाले की, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी और ये सेकंड प्रायोरिटी। और फ्लोराइड क्लोराइड में क्लोराइड पहले आता है, ये आप देखो
क्लोराइड पहले आता है और फ्लोराइड बाद में आता है। तो क्लोराइड की प्रायोरिटी फर्स्ट और फ्लोराइड की सेकंड। आपने जब प्रायोरिटी दे ली, आप देखो कि टॉप प्रायोरिटी ग्रुप जो है यहाँ पर, ये इस तरफ है आयोडाइड, और यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो यहाँ पर है ई। तो इसका मतलब है ये सुजामन है, यानी कि ये हमारे पास सिज आइसोमर है, इसको सिज कह सकते हैं या इसको जी कह लें, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप से एक तरफ हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आयोडाइड इधर है, और यहाँ पर जो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप क्लोराइड है वो दूसरी तरफ है। यानी ये यहाँ पर जो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये वाला आइसोमर कौन सा होगा, ई आइसोमर या एंटीजन जिसे कहते हैं ऑपोजिट। अगर आप जो है यहाँ पर देखें, एक इथाइल है एक मिथाइल है, इथाइल की प्रायोरिटी फर्स्ट है, मिथाइल की बाद में, तो ये 1 है ये 2 है। मिथाइल की फर्स्ट है और हाइड्रोजन की 2 है, क्योंकि मिथाइल हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ होंगे, जैसा यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप 1, इधर यहाँ पर हाई प्रायोरिटी, तो ये जी है। और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे टॉप प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये जी ई आइसोमर होगा। ई मतलब एंटीजन यानी ऑपोजिट। यहाँ पर जो है मिथाइल टॉप प्रायोरिटी ग्रुप है, सॉरी आयोडाइड टॉप प्रायोरिटी ग्रुप है, आयोडाइड टॉप प्रायोरिटी ग्रुप है, तो आयोडाइड ऊपर है और मिथाइल नीचे है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट और इसकी सेकंड, और इसमें इसकी फर्स्ट और इसकी सेकंड। यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो एक तरफ है, इसका आयोडाइड एक तरफ है और इसका ब्रोमाइड एक तरफ है, तो यहाँ पर जो है ये जी होगा। और यहाँ पर जो है ये जो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी इसका ब्रोमाइड और इसका आयोडाइड, तो ये ई है या वहाँ से। यहाँ पर आप देखो फिनाइल फिनाइल की तरफ है, या टॉप प्रायोरिटी ग्रुप एक तरफ है, तो ये जी आइसोमर है, और यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ई आइसोमर है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्या यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो। और दस दो मैनू कि समझ आई हुई है कि नहीं। हेलो, बच्चे समझ आ रही है? जी सर समझ आ रही सर। ठीक है यार, दस दिया करो यार, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕ ऑन करदा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ठीक है ना। वैसे ना अन्नेवाही पढ़ा देना चाहिए। हाँ जी, सर आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? मैंने बुक चेंज की है। क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रही, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं? सर आ रही यहाँ समझ कुछ बिल्कुल। एग्जांपल्स जो आपने करवाई हैं वो बुक में नहीं है। बेटा मैंने नोट्स में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपके टीचर के जरिए आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जूलॉजी के हैं, फिर ये कल मैंने नोट्स व्हाट्सएप कर दिए थे। आप पहले लेक्चर तो समझे ना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा जब नोट्स वगैरह आप पढ़ेंगे व्हाट्सएप के जरिए। सर नॉन पेयर को सेकंड पोजीशन देनी है? बेटा जो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसको फर्स्ट और बाकी दूसरे को सेकंड। ओके सर। आपको नहीं पता लगा, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई वो पूछ सकता है ना। समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं आई? बताएं, ये बताएं कम से कम। ये जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं ये जरा बताएं। जी सर समझ आ गई सर। और कोई बच्चा बताए, किसी को भी डाउट है वो पूछ ले, क्योंकि सबके माइक्स ऑन है। जी सर समझ जैसे आ रही है। बस ठीक है, फिर सही है, ओके। अब हम माइक को कर देते हैं ऑफ, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना बाकी हो। अब हमने मालूम करना है कि हमारा जो सीज आइसोमर है वो मतलब जो है वो सीज आइसोमर कौन सा और ट्रांस कौन सा है। तो हम ना बेसिकली मालूम कर सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स को बाय टू मेथड्स, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हमने देखना है फिजिकल मेथड के जरिए। तो अगर आप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो आपको नजर आ रहा होगा
कि जो सीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, ट्रांस वाले का हायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस वाले का लो होता है और सीज वाले का हायर होता है। सोलबिलिटी सीज वाले की हायर है, ट्रांस वाले की लोअर है। डेंसिटी ट्रांस वाले की लोअर है, सीज वाले की हायर है। डाइपोल मोमेंट सीज वाले का हायर है, ट्रांस वाले का लोअर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांस वाले का लोअर है, सीज वाले का हायर है। और हीट ऑफ कंबशन जो है वो सीज वाले की हायर है, ट्रांस वाले की लोअर है। स्टेबिलिटी जो है सीज वाले की लोअर है, ट्रांस वाले की हायर है। यानी स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो सीज वाले की लोअर है, ट्रांस वाले की हायर है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखो कि सीज में क्या होता है, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो स्पेस में एक होते हैं। सीज में क्या होना है, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो स्पेस में एक तरफ होंगे, तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो इस ग्रुप के साथ रिपल्शन में होगा। ठीक है, सीज में क्या होना है, ये वाला जो क्लोराइड है बल्कि ग्रुप वो इस क्लोराइड के साथ स्पेस में एक तरफ है, तो यहाँ पर रिपल्शन होनी, जैसे आपने एक्लिप्स में वंडरवाल रिपल्शन पढ़ी है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। लेकिन ट्रांस में क्या है, क्लोराइड के ये वाला क्लोराइड इधर है, तो ये क्लोराइड ऑपोजिट है, तो ये वाले क्लोराइड और ये वाले क्लोराइड ऑपोजिट होने की वजह से रिपल्शन नहीं करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ऑपोजिट होने की वजह से रिपल्शन नहीं करेंगे। क्लोराइड और हाइड्रोजन की जो रिपल्शन है ना, ये इतनी नहीं है जितनी कि क्लोराइड क्लोराइड की रिपल्शन है। तो यहाँ पर ये वाला भारी ग्रुप है और ये वाला छोटा ग्रुप है। भारी ग्रुप और छोटे ग्रुप में रिपल्शन इतनी नहीं होती, भारी भारी ग्रुप में ज्यादा रिपल्शन होती है। यहाँ दोनों भारी भारी ग्रुप ऑपोजिट हैं तो ये स्टेबल है, और यहाँ पर दोनों भारी ग्रुप एक तरफ हैं और रिपल्शन कर रहे हैं, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि सीज वाले की डाइपोल मूवमेंट होती है, ट्रांस वाले की नहीं होती, क्योंकि ट्रांस में दोनों जो ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो एक तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आइसोमर सीज है या ट्रांस है। दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी हमने केमिकल रिएक्शन करवाना है, और केमिकल रिएक्शन करवा के हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आइसोमर सीज है या ट्रांस है। यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो है मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड में क्या है, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो स्पेस में एक तरफ हैं। अगर हम इसको डिहाइड्रेट करना चाहें, यानी इसको 150 डिग्री पे हीट करें, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यानी इस कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज होने से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। अब दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो स्पेस में एक तरफ है, तो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ रिएक्शन इजिली हो सकता है। 150 डिग्री पे ये रिएक्शन हो जाता है, और ये जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ जो है वो रिएक्ट करके रिंग फॉर्मेशन कर लेती है, ये हमारे पास एनहाइड्राइड बन जाता है। लेकिन अगर हम फ्यूमेरिक एसिड लें जिसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल अवे होने की वजह से रिएक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये वाले आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये फिर रिंग क्लोजर जो है वो 150 डिग्री पे नहीं होना, ये ज्यादा टेम्परेचर पे होना है, यानी यहाँ डबल टेम्परेचर चाहिए 300 डिग्री पे। जब हम इसे हीट करेंगे, पहले ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये वाला जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है ये इधर जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये दोनों सीज हो जाएंगे। सीज होने के बाद ये फिर बाद में रैक करके ये वाला कंपाउंड देंगे, ये जो एनहाइड्राइड है। यहाँ पर डबल हीट क्यों करना पड़ रहा है? ताकि पहले जो ट्रांस है इसको सिज में कन्वर्ट किया जा सके पाई बॉन्ड ब्रेक करके, और फिर बाद में जब ये सिज में कन्वर्ट हो तो फिर दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक तरफ होने के बाद वो रैक करें और ये रिंग क्लोजर कर दें। इसी तरह यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो हमारे पास है कंपाउंड एंटीऑक्साइम जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ OH और यहाँ पर जो क्लोराइड लगा हुआ है ये एक तरफ है, यहाँ से ये H और ये Cl निकल सकता है, ये एक तरफ है ना H और Cl, तो HCl मिलके ये निकल जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस तरह रिंग बना लेगी इस तरह से। यहाँ पर आप देखो ना कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन से मिलके HCl निकल सकता है, बेस ने एसिड निकाल देना है, और ये वाली जो ऑक्सीजन है इसने इस कार्बन के साथ जुड़ जाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज इंडोक्साजोल। लेकिन आप यहाँ पर आप देखो
ये जो OH है वो इस Cl से बिल्कुल ऑपोजिट है। जब ये वाला OH जो है इस Cl से बिल्कुल ऑपोजिट है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर आप इसमें NaOH डालते हो ना तो ये OH ने H लेके वाटर बनाना है और सोडियम ने यहाँ लग जाना है। यानी OH ने ये वाले OH ने H लेना है ये वाला और Na ने यहाँ जाके लग जाना है। यानी सोडियम विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन और हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन रिंग क्लोजर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एक आइसोमर ने रिंग क्लोजर की और दूसरे आइसोमर ने रिंग क्लोजर नहीं की। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर जो OH था वो नीचे की तरफ था और इसमें क्या था? इसमें OH जो है वो दूसरी तरफ था। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखो ये वाला हमारे पास, इसमें क्या है? इसमें आपको नजर आ रहा है CCl3 इस कार्बन के साथ और यहाँ पर COOH। ठीक है, ये ट्राइक्लोरो क्रोटोनिक एसिड इसका नाम है। ये ट्रांस आइसोमर है, ट्राइक्लोरो क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया ये है कि अगर उन्होंने, एक मिनट, अगर हम इसकी करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, एक मिनट जरा, अच्छा सॉरी, अब उन्होंने इसके दो तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं। पहले तरह के रिएक्शन में उन्होंने लिखा कि हम तीनों क्लोरीन को 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें। यहाँ पर आपको अगर लिखा हुआ मिल रहा होगा, अगर आप सही देख सकते हो तो यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऊपर वाले में, यानी ये 3 क्लोरीन को रिप्लेस कर देना है। ये जो आपको 3 क्लोरीन नजर आ रहे होंगे, ये वाले 3 क्लोरीन को किससे रिप्लेस करना है? 3 हाइड्रोजन से। ये एज इट इज है, लेकिन 3 हाइड्रोजन आ गए हैं 3 क्लोरीन की जगह। पहले ट्राइक्लोरो क्रोटोनिक एसिड था, अकेला क्रोटोनिक एसिड है। लेकिन अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हाइड्रोलाइसिस करवाने से क्या होना है? हाइड्रोलाइसिस करवाने से ये 3 क्लोरीन निकल जाने और उसकी जगह जो है यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप डेवलप हो जाना है। यानी CCl3 जो है ये ग्रुप जो है हाइड्रोलाइसिस से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे हमारे पास जो है फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा, यानी ट्रांस बन जाएगा। अब यहाँ पर बगैर डबल बॉन्ड को ब्रेक किए हमने एक डेरिवेटिव से दूसरा डेरिवेटिव बना लिया। ट्रांस वाला जो है ये ट्रांस वाला कंपाउंड था, इससे ये जो कंपाउंड बना ये भी ट्रांस है और ये वाला जो कंपाउंड बना ये भी ट्रांस है। अब इसके बाद लिखा हुआ है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्साइम। अब हमारे पास जो ऑक्साइम है ना वो दो तरह के हो सकते हैं। एक मिनट जरा, अच्छा ऑक्साइम की कॉन्फ़िगरेशन ही मालूम करनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्साइम जो है वो उनकी नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ये वाला टॉपिक हम बाद में देखते हैं, पहले हम ऑक्साइम की नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। सबसे पहले ये ऑक्साइम की नोमेनक्लेचर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन ऑक्साइम। ये आप जरा देख लें। अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्डेड हो तो इसको ऑक्साइम बोलते हैं। सॉरी, कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड हो और नाइट्रोजन के साथ OH लगा हो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड हो और नाइट्रोजन के साथ OH लगा हो तो इसे हम ऑक्साइम बोलते हैं। ये ऑक्साइम है। अब ये वाली कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक अल्काइल लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एल्डोक्साइम। अगर ये वाली कार्बन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप लगे होते तो हम इसे कहते हैं कीटोक्साइम। कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगी हो डबल बॉन्डेड और नाइट्रोजन के साथ OH हो तो इसे ऑक्साइम कहते हैं। कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड और नाइट्रोजन के साथ OH, तो ये ऑक्साइम है। लेकिन एल्डोक्साइम कब होगा? जब कार्बन के साथ एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन होगा तो एल्डोक्साइम है। अगर कार्बन के साथ जो है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हो तो कीटोक्साइम है।
अब आप इसको सिस ट्रांस नाम नहीं देते, बल्कि इसके लिए जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट इज सिन एंड एंटी। अब सिन एंड एंटी में उन्होंने लिखा हुआ है इन एल्डोक्साइम द सिन आइसोमर इज द वन वेयर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल लाइज ऑन अ सेम साइड। सिन कौन सा होना है जी? जिसमें सिन वाला जिसमें कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ OH एक तरफ होंगे वो सिन है, और अगर कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से लगा हुआ OH ऑपोजिट है तो ट्रांस है या एंटी है। इसमें आपने कार्बन का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का OH देखना है। अगर एक तरफ है तो सिन है, अगर ऑपोजिट है तो नाइट्रोजन का OH और कार्बन का हाइड्रोजन, अगर ऑपोजिट है तो एंटी है। अब ये हमारे पास जो है कीटोन के लिए ये कीटोनिक ऑक्साइम है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप जो हैं वो अल्काइल हैं। अगर हम इसमें ना हम ऐसे करते हैं, अगर हम इथाइल के लिहाज से देखें, इथाइल और हाइड्रोक्सल अगर एक तरफ हैं इथाइल, तो हम इसे कहेंगे सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। यानी हम इथाइल के लिहाज से देख रहे हैं कि OH इथाइल की तरफ है, तो इसे हम नाम देंगे सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। या अगर हम मिथाइल के लिहाज से देखें तो मिथाइल और हाइड्रोक्साइड ऑपोजिट है, तो इसे हम कहेंगे एंटी मिथाइल के लिहाज से देखें एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, या इसे Z कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। अब यहां पर क्या है? यहां पर जो है अगर हम OH मिथाइल के लिहाज से देखें तो सिन मिथाइल कीटोक्साइम मिथाइल इथाइल, और इथाइल के लिहाज से देखें तो ऑपोजिट है, तो इसे हम कहेंगे एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। अब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड है, तो ऐसे कंपाउंड हैं उन्हें हम कहते हैं एजो कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के साथ अगर डबल बॉन्डेड हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि नाइट्रोजन के इधर भी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप, इसे कहेंगे एजो बेंजीन। अब यहाँ पर दोनों बेंजीन ग्रुप जो है वो एक तरफ है, तो सीज है या सिन है, और यहाँ पर जो है दोनों बेंजीन जो रिंग्स हैं C6H5 इस C6H5 के बिल्कुल ऑपोजिट, तो ट्रांस या एंटी एजो बेंजीन है। तो ये आपको ऑक्साइम की नोमेनक्लेचर पता होनी चाहिए। अच्छा, ये साथ ही हम जो है साइक्लिक कंपाउंड की भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो साइक्लिक कंपाउंड में मैंने बताया फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसमें ये कार्बन के साथ COOH और ये वाली कार्बन के साथ COOH एक दूसरे, ये वाला COOH नीचे है और ये वाला COOH भी नीचे है, तो ये क्या है? सीज है। और यहाँ पर ये वाला COOH नीचे है, ये वाला COOH ऊपर है, तो ये ट्रांस है। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीरेन्स, नहीं ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। बाइसाइक्लिक नहीं, इन्हें क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। ये सॉरी साइक्लिक कंपाउंड ही है, कुछ नहीं है इसमें। इस कार्बन के साथ लगा हुआ COOH और इस कार्बन के साथ लगा हुआ COOH एक तरफ है तो सिज है। इसमें क्या है? इसमें इस कार्बन के साथ लगा हुआ COOH यहाँ है, और दूसरी इस कॉर्नर पे कार्बन का COOH बिल्कुल इसके ऑपोजिट और ट्रांस है। अगर आप यहाँ पर देखो इस कार्बन के साथ लगा हुआ मिथाइल और इस कार्बन के साथ लगा हुआ मिथाइल एक तरफ है तो सिज है, और यहाँ पर कार्बन के साथ लगा हुआ मिथाइल इस कार्बन के साथ लगा हुआ मिथाइल और ये वाली कार्बन के साथ लगा हुआ मिथाइल ऑपोजिट है। ये मिथाइल राइट पे है और ये वाला मिथाइल लेफ्ट पे है, तो ये ट्रांस है। और अगर आप जो है वो डेकालिन में देखें, अगर दो बेंजीन रिंग साथ साथ जुड़े हैं तो इसे डेकालिन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नीचे की तरफ है और ये वाला हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ है, तो ये सिज है। और अगर एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है रिंग से, ये प्लेन में, अगर एक हाइड्रोजन प्लेन से नीचे की तरफ है और एक हाइड्रोजन प्लेन में ऊपर की तरफ है, तो ये ट्रांस है। ये वाला थोड़ा सा आपको मोटा नजर आ रहा होगा, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करें तो डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये थोड़ी थोड़ी गैप है, ये डॉटेड है। ये वाला बॉन्ड पूरा सॉलिड है। जो सॉलिड बॉन्ड होता है ये शो कर रहा होता है कि ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है,
और जो डॉटेड बॉन्ड होता है इसका मतलब है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऊपर और ये हाइड्रोजन नीचे है, तो ट्रांस है। इसमें आप देखो दोनों जो है डॉटेड है, ये वाला बॉन्ड भी टूटा हुआ है, डॉटेड है, और ये वाला बॉन्ड भी टूटा हुआ है, डॉटेड है। तो ये दोनों अवे ही हैं, इसे आप दोनों अवे मान लें या दोनों आप सॉलिड लाइन बना लें, तो ये सिस डेकालिन होगा। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के जरिए। अगर हम सिन और एल्डोक्साइम लें, सिन एल्डोक्साइम का हम रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा कंपाउंड बनता है इसका बैकमैन रिएक्शन करवाने पे। बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या है वो तो थोड़ा आगे हायर क्लासेस पे आ जाता है, लेकिन जो सिन एल्डोक्साइम है ये बैकमैन रिएक्शन के नतीजे में एन सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड देता है। एन सब्स्टिट्यूटेड यानी यहाँ पर हमारे पास एन सब्स्टिट्यूटेड, एन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एन सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड है, एसिटामाइड है। और यहाँ पर जो है वो आनी है कार्बन, ये कार्बन आनी है यहाँ पर। ठीक है, और अगर जो है हम एंटी एल्डोक्साइम लें और उसका बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाएं या उसका हम रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास जो है एन सब्स्टिट्यूटेड नहीं आता बल्कि अकेला एसिडामाइड आता है। यहाँ पर एन सब्स्टिट्यूटेड आता है, यहाँ पर अकेला आता है, ये फर्क है। फिर आखिर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सिस आइसोमर को हम ट्रांस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप उसे हीट करें, बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के बॉन्ड टूटने से परपेंडिकुलर आ जाएंगे, और दोबारा जब बॉन्ड बनना है 180 डिग्री रोटेशन पे, तो सिस आइसोमर जो होगा वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों मिथाइल जो है फिर एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करने के लिए, सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए आपको बाई बॉन्ड जो है वो रोटेट ही करवाना पड़ना है। ये वाला आज इतना हो गया, ये हमारी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो है वो मुकम्मल हो गई 1 घंटे से कम लेक्चर में। कहते हैं तो हम अगला जो पार्ट है वो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, तो कहते हैं तो कल स्टार्ट कर लेंगे। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे ऐसे ही हम कर लेंगे। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है वो पूछ ले। तो किसने कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो। वालेकुम सलाम। सर आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? हमें एग्जांपल्स मिल ही नहीं रही जो आप बता रहे हैं। समझ आई है पहले ये बताओ। हाँ जी सर, समझ तो आ गई है लेकिन हमें मिल नहीं रहा कहीं। और बेटे मैंने ये पढ़ाई है हक नवाज भट्टी की बुक से। मैं हर टॉपिक अलग बुक से पढ़ता हूँ। मिलके पूछो इससे। मम्मा ये रात को इतना जलील के यकीन करो मेरा दिल करता है मैं अंदर जाके ना आपका डोर नॉक करूं। क्लास क्या यार हो गया है? सर का लेक्चर एक्सक्यूज मी सर जी। हाँ जी सर जी, जो आपने डाइक्लेन वाला जो पढ़ाया है उसमें जो डॉटेड लाइंस थी, जो दोनों मतलब हाइड्रोजन दोनों जो है वो डॉटेड लाइन से कनेक्टेड थे, तो मतलब दोनों अवे थे। तो आपने कहा कि वो जो है वो सिस फॉर्म है, लेकिन सिस में तो ये होता है ना कि दोनों मतलब एक दूसरे के करीब होते हैं, तो वो तो फिर सिस फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे है बेटे, मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट। जी सर। ये ना ये व्हाइट बोर्ड नजर आया? जी सर। अच्छा अब ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, जी सर। ये दूसरा है। जी सर। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन समझ लो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है, जी सर। इसमें भी हाइड्रोजन किस तरफ लगा हुआ है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। मतलब ये इनटू थोड़ा द सा बोर्ड इसको कह ऐसे लें। बना लेते हैं, यानी बिलो द प्लेन, प्लेन के इनटू द नीचे। बोर्ड। इनटू द बॉन्ड नहीं, आप हो ऑब्जर्वर, जी। आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसे, तो जी ये सर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, यानी ये भी ऑब्जर्वर से दूर है, नीचे जी की तरफ सर। है, जी। और ये भी ऑब्जर्वर से दूर है।
यानी नीचे की तरफ है। जी तो ये हैं तो दोनों नीचे दोनों नीचे नीचे ही हैं, तो दोनों दोनों नीचे ही आइडेंटिकल हैं ग्रुप सामने और आ गए, तो दोनों, इसका मतलब ये सिस है। हाँ ये सीज है। अगर ठीक है एक आपकी तरफ हो, यानी एक जी है ये प्लेन है ना, ये आप जी यानी आपको मोबाइल से बाहर निकलता हुआ आपकी जी तरफ आया हुआ दिखाई दे, बाहर जी की सर तरफ, और एक नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे, जी सर वो ये ट्रांस होगा। जी सर सही है। और सर सिस जो है वो इस हिसाब से सिस ट्रांस ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए ना, किसी भी चीज किसी भी स्ट्रक्चर का जो मतलब ट्रांसफॉर्म है ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में रिपल्शन जो है हाँ वो नहीं और होती। होती भी है। चले हाँ ठीक है और एक तो ना स्टेबल होनी चाहिए, एक होती है। चले ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर मुझे पढ़ाना चाहिए, आप कहोगे सर आपको पढ़ाना चाहिए, मैं कहूँ मैं पढ़ाना चाहिए नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। सही है सर। मतलब सिज फॉर्म स्टेबल होनी नहीं चाहिए, स्टेबल है। सिस स्टेबल है सर। ओहो ट्रांस स्टेबल है, सॉरी। जी सर। ओहो गलत ही बता दी। जी ओके सर एग्जाम्पल में थैंक बाल यू। दफा ऐसी बात निकल जाती है, कोई नहीं। जी जी सर थैंक और यू। किसी और ने क्वेश्चन पूछना पूछ लो। अब ये देखें, ये डबल ए आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला डबल ए मतलब क्या है? डबल शाह सुना था, डबल ए तो नहीं सुना था। ये देखिए, कोई मिस्टर चिप्स है, कोई यहाँ, अल्लाह ही खैर करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मिस्टर चिप्स बात कर रहे हो? नो सर, सत्यान बात कर रहा हूँ सर, आज बस करें। ओ काका बस करती, कोई हो नहीं गया सर जी। पढ़ाना सी, पढ़ाना ही ना ठीक है सी। सर, ठीक है सर। ਕਾਕਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ सर कल 2 ਇੱਥੋਂ घंटे ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਏ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ सुबह 2 ਆਹ घंटे पढ़ लेंगे, सुबह 2 घंटे पढ़ ओके, लेंगे। 2 घंटे हम इंशाल्लाह कल पढ़ाएंगे भी। कल सर साल का चलो पहला दिन है इंशाल्लाह। कल को नहीं। लग नो सर। कल को हम 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो कोर्स नहीं कवर करना। सरप्राइज होगा ना सर, सरप्राइज होगा, न्यू ईयर का सरप्राइज होगा। सर कल ओके ओके साल की शुरुआत इतनी बुरी ना करें। सर ओ जुम्मा है हाँ सर। मुझे याद आया, कल को तो 1 मिनट रे, जुम्मा 1 सर, मिनट, कल जुम्मा है कि कल जुमेरात है? जुम्मा 1 है मिनट, सर। जुम्मा है सर। जुम्मा है कल कल जुम्मा सर। है। हाँ हाँ सच यार, कल तो मेरा दिन ही मर गया, कल तो मैंने पढ़ाना था। सर कल जुम्मा ही आप यहीं पे पढ़ा देना सर, 2-2.5 घंटे का लेक्चर लेके। ओहो अब मैं आपको बताता हूँ, कल टाइम होगा 11 बजे आप लोगों की क्लास का। 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर ही आगे 12:30 तक वाइंड अप हो सकता है, 12:30 या 12 तक। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक हो गया तो सर। कल क्लास कितने बजे होनी है, सारे सुन लें। 11 बजे। 11 बजे सर। 11 बजे सही है। यस सर। ओके हो जी गया सर। सर। अब मुझे मैं मैसेज भी कन्वे कर देता हूँ, लेकिन जो है वो कल को क्लास 11 बजे होनी है ड्यू टू फ्राइडे। तो सारे बच्चे जो हैं, ये ठीक है मोस्टली जी, बच्चे आए हुए हैं तो इनको पता होना चाहिए कल को 11 बजे आपने ठीक है ऑनलाइन हो सर। जाना है। इंशाल्लाह ओके सर। थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज। सर। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। सर।